as withdrawn, can it be called as a decree? The court has dismissed the suit as it was withdrawn by the plaintiff. Can we say that it's a decree? What's your opinion? What's your answer on that? बताएं जरा। और क्या ये डिक्री होगी? द आंसर इज, बोलिए, नो, ये इट्स नॉट ए डिक्री। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? ये डिक्री नहीं है। क्या रीजन है कि डिक्री नहीं है? अपील लाइस नहीं। और बताइए, डेफिनेशन से कुछ पॉइंट ऑरिजिनेट हो रहा है। द सूट इज डिसमिस्ड एज विथड्रॉन, कैन वी से दैट इट्स ए डिक्री? तो आंसर बताइए जरा। डिसमिस्ड हुआ क्योंकि सूट को विथड्रॉ किया गया था, तो ये डिक्री कहलाएगी या डिक्री नहीं कहलाएगी? ये कोर्ट ने डिसमिस लिखा है अपने ऑर्डर में, और बोला है कि विथड्रॉ किया गया, तो सूट इज डिसमिस्ड एज विथड्रॉन। वेदर इट्स डिक्री और नॉट, दैट डिपेंड्स अपॉन द सूट इटसेल्फ। जैसे हम कहते हैं ना, अगर कोर्ट में जज लिखते हैं कि भाई सूट इज डिसमिस्ड एज विथड्रॉन, क्या इसको डिक्री कहेंगे? तो आंसर बहुत सिंपल है। आंसर के लिए आप सिंपल डिक्री का डेफिनेशन को देखिए, और डिक्री का डेफिनेशन सिंपली कहता है, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter controversy to the suit। और अब डेफिनेशन की जब स्टार्टिंग वाला पॉइंट को देखेंगे तो वहां पे सिंपली लिखा है, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। और जब हम एडजुडिकेशंस की बात करते हैं तो वो पूरा प्रोसेस को बताता है। जैसे हम क्रिमिनल में कहते हैं ट्रायल, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं? एडजुडिकेशन। सिविल में हम उसी चीज को एडजुडिकेशन कहते हैं। तो एडजुडिकेशन पूरा प्रोसेस को बताता है कि हमारा प्लेंट फाइल करना, अपोजिट पार्टी का WS फाइल करना, फिर उसके बाद जो इशू फ्रेम होना, फिर प्लेंटिफ एविडेंस देना, फिर डिफेंडेंट एविडेंस देना, और ये सारी चीज़ें जो अगर प्रोसेस फॉलो हुआ है और कोर्ट ने जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन लास्ट में दिया है, तब हम कहते हैं क्या है? ये डिक्री है। बट व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर? हियर इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट यू नो the suit was not at all heard। अभी कोर्ट में सूट को सुनी नहीं गई है, तो हम कहेंगे कि ये फिर डिक्री नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एक सिचुएशन थोड़ा और समझ के बताइएगा, और अब मैं 2-4 क्वेश्चन पूछता हूँ, बिल्कुल एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा। 2-4 क्वेश्चन में डिग्री को पूछता हूँ, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, एंड अब यहाँ देखिएगा, कोर्ट ने क्या किया कि प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने प्लेंट को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि हम कोर्ट में गए, सूट फाइल किए, और कोर्ट ने कहा कि साहब ये हमारे जुरिस्डिक्शन का मैटर नहीं है, ये हमारे जुरिस्डिक्शन का मैटर नहीं है, आप गलत कोर्ट में आ गए। हमारा कोर्ट जो है इसको सुनने से बार्ड है। कई बार ऐसा होता है ना, आप देखोगे ना, नॉर्मली मैं बताऊं, आप हर केस को लेके आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हो, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि भाई बैंक की नोटिस आई है और बैंक कह रहे हैं कि भाई हम आपकी प्रॉपर्टी जो है एक्वायर करने जा रहे हैं, पोजीशन लेने जा रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी का, क्योंकि आपने उस पर लोन लिया है और हमारे नोटिस होने के बावजूद भी आपने लोन की पेमेंट नहीं की है, और आपका प्रॉपर्टी, आपका जो लोन अकाउंट है वो NPA हो गया है। अब चूंकि आपके घर पे हमारा चार्ज है, तो हम आपके घर का पोजीशन लेने के लिए इस डेट पे पहुंच रहे हैं। तो बैंक वाले तो पोजीशन ले लेंगे, ठीक है ना। तो आप जा रहे हैं सिविल कोर्ट में उसके स्टे के लिए। तो जब आप सिविल कोर्ट में उसके स्टे के लिए जा रहे हैं, तो सिविल कोर्ट क्या करेगी? सीधा डिसमिस कर देगी आपके एप्लीकेशन को, रिजेक्ट कर देगी कि भाई हमारा जुरिस्डिक्शन बार्ड है। पूछा कैसे बार्ड है आपका जुरिस्डिक्शन? तो वो कहते हैं कि नहीं, DRT के पास इसकी जुरिस्डिक्शन है। सारफेसी एक्ट जो है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट ने हमारे जुरिस्डिक्शंस को बाढ़ कर रखा है, तो हम इस केस को नहीं देख सकते हैं। तो वो कोर्ट ने सूट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, आप यूँ कह लो डिसमिस कर दिया। क्या इसको डिक्री कहेंगे या नहीं कहेंगे? अब बताइए।
तो अब यही पढ़िए, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट। जब प्लेंट रिजेक्ट होता है तब वो क्या कहलाती है, वो डिक्री कहलाती है, ठीक है ना, वो डिक्री कहलाती है। जब प्लेंट रिजेक्ट होता है तो फिर वो क्या कहलाती है, वो डिक्री कहलाती है, ठीक है। ये सिचुएशन होता है। नॉर्मल क्या है, आप चले जाओ डीआरटी में, वहां ये बात सुनी जाएगी, ऐसा नहीं कि आप दोबारा से फिर वहां चले जाओगे, वहां सुनी जाएगी। अब आप कहोगे वहां पे रेस्ट जुडिकेटा लगा दिया, तो रेस्ट जुडिकेटा तब लगाता है जब सूट हर्ड एंड डिसाइडेड है, तब रेस्ट जुडिकेटा लगती है। लेकिन जब सूट सुनी ही नहीं गई है तो फिर रेस्ट जुडिकेटा का कोई सवाल ही नहीं उठता है, सही है। सूट का फिर रेस्ट जुडिकेटा का सवाल नहीं होता है। एंड नाउ एक सिचुएशन हो, ये सब चीज़ हमने कर लिया था, एसेंशियल ऑफ डिक्री को देख लिया था। अब हम आते हैं सीधे डिक्री से कनेक्टेड और पॉइंट्स थोड़ा फाइंड आउट करते हैं और एसेंशियल ऑफ डिक्री के ऊपर आते हैं। एसेंशियल ऑफ डिक्री, यहाँ पे हम आते हैं। सुनिए जरा, आप ध्यान से देखिएगा बातों को। एसेंशियल ऑफ डिक्री, देखिए अगर हम डिक्री की एसेंशियल की बात करें, एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें, तो ओके और किसी को नहीं बोलने हुआ, ये बेचारी बता रही है। चलिए डिक्री के एसेंशियल्स समझते हैं। सबसे पहले मैं एक रफ पेज भी ले लूँ, रफ पेज खुला हुआ हो परहैप्स। चलिए रफ पेज यहाँ खुला हुआ है, लेट्स सी। तो डिक्री के एक क्वेश्चन पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि डिफाइन द टर्म डिक्री एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो पेपर में आता रहता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दूं और चलिए, इट्स ए वेरी पॉपुलर क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड एवरी टाइम टू द एग्जामिनेशन। और आप आती आइए हमारे साथ, और आज जो लोग नहीं आए हैं वो ऑनलाइन में बिल्कुल आप अवेलेबल रहिए और देखिए चीज़ों को। यस, अभी सीपीसी करा रहे हैं, इसके बाद वाली क्लास जो होगी वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पे होगी। अभी हम सीपीसी के ऊपर हैं। तो डिक्री का डेफिनेशंस को अगर आप उठाते हैं तो डिक्री मीन्स, अच्छा मैं एक बात बता दूं, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि आप कई बार एलएलबी का एग्जामिनेशन दो या कोई भी सीपीसी का एग्जामिनेशन, तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि डिक्री को डिफाइन करें और उनके एसेंशियल एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करें। तो एसेंशियल एलिमेंट्स को कहाँ से याद रखें? अगर आपको डिक्री का डेफिनेशन याद है तो वहीं से एसेंशियल एलिमेंट्स ऑरिजिनेट होता है। तो कहते हैं डिक्री मीन्स तो ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। तो यहाँ पे देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन होता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, दैट्स कॉल्ड हियर द एडजुडिकेशन। दैट इज कॉल्ड व्हाट, एडजुडिकेशन। इट मीन्स एडजुडिकेशन किस चीज को कहते हैं? तो एडजुडिकेशन कहते हैं जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर इन डिस्प्यूट्स जो होती हैं। जो भी डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं और कोर्ट उसको अगर डिटरमाइन करती है, हम कहते हैं एक होता है जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर इन डिस्प्यूट। जुडिशियल अगर कोर्ट उसको डिटरमाइन करती है, मतलब उसको रिजॉल्व करके उसको फाइनली बताती है कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा होगा, तो हम कहते हैं क्या है, ये डिक्री है। हम कहते हैं ये डिक्री है। और डिक्री होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक एडजुडिकेशन होनी चाहिए। एक बात सोच के देखो, अगर कोई भी केस होता है, कोई भी मैटर मसला होता है दो लोगों के बीच में अगर कोई मसला होता है, जैसे हम कहते हैं बात, अगर ए और बी, अगर इनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई है, तो इसका निपटारा कैसे होगा? तो एक तो तरीका होता है कि कोर्ट में जाएं, दूसरा तरीका होता है आर्बिट्रेशन में जाएं।
आर्बिट्रेशन में जाए। तीसरा तरीका होता है मीडिएशन में जाए। सही है। अब हम कहते हैं कि अगर मान लो कि मीडिएशन में गए और दोनों पार्टी बैठी और अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर ली और लिखा, दोनों पार्टी ने साइन कर दिया कि हाँ साहब ये हमारा मामला है। जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था, फैमिली डिस्प्यूट था, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था, और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जज प्रेफर करते हैं पहले कि लोग आपसी सहमति से डिस्प्यूट को सुलझा लें। उनसे पूछा कि बताओ तुम्हारा डिस्प्यूट हम मीडिएशन में भेज दें। हस्बैंड ने भी बोला येस, वाइफ ने भी बोला येस, वी आर रेडी। अब दोनों चले गए मीडिएशंस में डिस्प्यूट को लेकर के। मीडिएशन में कोर्ट का अपॉइंटेड मीडिएटर था, वो बैठा, दोनों बैठे, दोनों पार्टी बैठे, दोनों के एडवोकेट बैठे, और दोनों पार्टी मिलके एक कॉमन पॉइंट पे पहुंच गए। और फिर क्या हुआ, जो सेटलमेंट बनी उसका एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, और हस्बैंड ने भी अपना साइन कर दिया, वाइफ ने भी अपना साइन कर दिया, और फाइनली मीडिएटर ने भी साइन कर दिया। आपसे वो लेकर आए आपके पास, आपसे पूछे कि सर बताइए क्या ये डिक्री कहलाएगी, कैन वी कॉल इट्स अ डिक्री। अब एक बात समझ के देखो, अगर वो डिक्री है, अगर आप कहते हो डिक्री है और आप उससे डिविएट हो रहे हो, रिवर्ट हो रहे हो, तो ये कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का केस बन जाएगा। दैट्स अ वेरी सीरियस केस, 6 महीने की जेल होती है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के आंसर देना है, क्या ये डिक्री कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। ऑल्सो आंसर दैट यू नो द डिसीजन वॉट एवर कम इन टू द मीडिएशन, कैन वी से दैट इट्स अ डिक्री और नॉट। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? क्या ये डिक्री कहलाएगी? क्या लग रहा है? वो कह रहा है कंसेंट डिक्री है, वो कह रहा है कंसेंट डिक्री है। क्या ये डिक्री कहलाएगा? बताओ, कहलाएगा? तो आपको डिक्री का डेफिनेशन देखना पड़ेगा। इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विद सो फार एज द कोर्ट, द वर्ड क्या है? कोर्ट। यहां देखिए, दैट वाज, अगर डेफिनेशन पे जाए तो डेफिनेशन क्लियरली सेज हियर दैट डिक्री मीन्स द फॉर्मल विद सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, क्या इसको कोर्ट ने एक्सप्रेस किया? अभी कोर्ट ने एक्सप्रेस नहीं किया है, सो दिस थिंग इज नॉट अ डिक्री एट ऑल। ये अभी डिक्री नहीं है। जब तक आपको डेफिनेशन के सारे पॉइंट मैच नहीं हो रहे हैं, आप कभी मत कहिए डिक्री है। अब आगे प्रोसेस क्या होता है कि वो जो साइंड पेपर होता है उसको कोर्ट में जज साहब के पास देते हैं। जज साहब को बोलते हैं, जज साहब हमारा सेटलमेंट हो गया है। जज दोनों पार्टी से पूछते हैं क्या आपका सेटलमेंट हुआ, आपने साइन किया इसको? उसने ही बोला कि आपने साइन किया, बोला यस सर हमने किया, अपनी मर्जी से किया। अब जज उसको फाइनली अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई करेंगे, लिखेंगे कि बोथ ऑफ द पार्टीज हैव बीन सेंट फॉर द मीडिएशंस, वो लिखेंगे पूरी बात। वी हैव डायरेक्टेड टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड ऑन सच एंड सच डेट, this was the plaintiff evidence, this was the defendant evidence, this party has requested to send the matter to the mediation. In my view the mediation was better options, and that's why I sent the matter for the mediation. The report of mediation has come, settlement arrived, and this is the terms of the settlement on which the both parties have agreed. That's why it is my view that the said aforesaid points, the aforesaid points shall be the decree of the कोर्ट। अब वो अपने ऑर्डर में इस तरह से वो उसको लिखेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। अब कहा कि क्या है, कोर्ट एक्सप्रेसिंग की बात। अब ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा क्या? अब कहलाता है कि ये डिक्री है। सही है ना? दैट इज द डिक्री। ठीक है, सो दैट्स द वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, दिस थिंग इज कॉल्ड द डिक्री। तो हमेशा जब भी बात कहेंगे कि डिक्री में क्या होना चाहिए, तो डिक्री में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि एक एडजुडिकेशन होनी चाहिए, और अगर कोई एडजुडिकेशंस नहीं है तो फिर वो डिक्री फिर नहीं कहलाएगी। सो दिस इज नॉट अ डिक्री दैट यू नो। टू कॉन्स्टिट्यूट अ डिसीजन ऑफ ए कोर्ट टू बी अ डिक्री, देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। Hence a decision the matter of administrative nature
और ऑर्डर डिसमिस करना सूट को फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। कई बार होता है ना कि कोर्ट में अगर मान लो दोनों पार्टीज नहीं आई, सपोज करो आप जब सीपी से आगे पढ़ोगे तो देखोगे प्लेंटिफ भी नहीं आया और डिफेंडेंट भी नहीं आया। अगर मैं ऐसे बात करूं तो सूट में क्या हुआ, कभी कभी ऐसा देखता जाता है कि सूट वॉज कॉल्ड ऑन फॉर द हियरिंग, एक डेट थी हियरिंग की, जज साहब बैठे थे, कोर्ट लगी थी, नाम पुकारा गया, प्लेंटिफ नहीं आया, वकील भी नहीं है उसका, डिफेंडेंट नहीं है, प्लेंटिफ भी नहीं है, डिफेंडेंट भी नहीं है, तो कोर्ट क्या करती है, सूट को डिसमिस कर देगी, डिसमिस कर देगी। भाई बोथ में से कोई पार्टीज नहीं आए हैं, सूट को डिसमिस। हो सकता है कि एक ऑप्शन दे दे, एक और डेट का लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दे, अगले अपॉर्चुनिटी में भी नहीं आया तो सूट क्या कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। प्लेंटिफ आया है, डिफेंडेंट नहीं आता है, तो सूट एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाएगी। प्लेंटिफ ही नहीं आ रहा है, डिफेंडेंट आ रहा है, तो भी सूट क्या हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन। इसको कहते हैं डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन। तो यहां जो सूट डिसमिस हो रही है, चाहे फर्स्ट वाले केस में या सेकंड वाले केस में, कैन वी से दैट इट्स अ डिक्री। पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, तीनों केसेस की बात करते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों केस की बात करते हैं। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट केस की मैं बात करता हूँ, सूट क्या हो रही है, डिसमिस हो रही है। क्यों डिसमिस हो रही है, क्योंकि दोनों पार्टीज नहीं आई, ठीक है। अब बताइए क्या इसको हम डिक्री कहेंगे। सूट वॉज डिसमिस्ड एज द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ऑफ कोर्स प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट हैव नॉट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट व्हेन द सूट वॉज कॉल्ड ऑन फॉर द हियरिंग। बताइए जरा क्या करेंगे यहाँ पर, ये इसको हम डिक्री कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट ही नहीं आया, तो फिर एडजुडिकेशन हुआ, एडजुडिकेशन ही नहीं हुआ तो फिर सूट क्या हो जाएगी, डिसमिस हो गई। तो ठीक है, अगर डिसमिस हो भी गई ना, तो फिर आगे चल करके प्लेंटिफ सोचा कि अरे मेरा सूट तो डिसमिस हो गया, अब मैं क्या करूँ, वो दोबारा से उसी सूट को फाइल कर देगा और कोर्ट दोबारा से फिर सूट को सुनेगी उस चीज़ को। पहली बार तो सुनी ही नहीं थी, रेस जुडिकेटा से बाढ़ करवाने की कोशिश की जाएगी तो वो भी नहीं होगा क्योंकि सूट हर्ड एंड डिसाइडेड नहीं है। तो इसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो सूट को रिस्टोर करवा लो या फिर उसी सूट को दोबारा से कोर्ट को रिक्वेस्ट करो कि हमारे को ये सूट फिर से सुन ले, दिस वन। तो दो सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे, तो हम इसको कहते हैं कि ये डिक्री नहीं है। देखो कोई भी चीज़ डिक्री हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और डिक्री होने की एडजुडिकेशन चाहिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन चाहिए, कोर्ट चाहिए, कंक्लूसिवली डिटरमाइन चाहिए पार्टीज के राइट्स को, चाहे सारे मैटर पे हो चाहे कुछ मैटर्स के ऊपर हो। अच्छा, कोर्ट ने एक्स पार्टी प्रोसीड किया, अब बताओ क्या ये डिक्री कहलाएगा। एक्स पार्टी प्रोसीड किया, एक्स पार्टी प्रोसीड कब करती है, जब डिफेंडेंट नहीं आता है, सही है, डिफेंडेंट नहीं आता है तो प्लेंटिफ कोर्ट को एप्लीकेशन लगाता है कि सर सूट को एक्स पार्टी प्रोसीड कर दीजिए। डिफेंडेंट के को एविडेंस में कहने के लिए कुछ नहीं है, तो सूट एक्स पार्टी प्रोसीड कीजिए, तो सूट क्या होती है, एक्स पार्टी प्रोसीड होती है। तो वैसे सर्कमस्टेंस में अब बताओ क्या हम इस चीज़ को डिक्री कहेंगे या डिक्री नहीं कहेंगे। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट, कैन वी से इट्स अ डिक्री, एक्स पार्टी प्रोसीड हुई, यस, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एडजुडिकेशन हुई है, यहाँ पे एडजुडिकेशन हुई है। और तीसरी बात क्या है कि प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट आ रहा है और सूट क्या हो गई है, डिसमिस हो गई है। प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट आया है, सूट डिसमिस हो गई है। अब बताओ क्या ये डिक्री कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। सूट वॉज डिसमिस्ड ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन, नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से डिसमिस हुई है। इसमें एक्स पार्टी प्रोसीड नहीं होता, इसमें डिसमिस करते हैं और लिखेंगे जज साहब कि नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से सूट डिसमिस किया। तो दिस थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ कोर्स द डिक्री बिकॉज कंप्लीट एडजुडिकेशन हैज गॉन, एडजुडिकेशन पूरी चली है, प्लेंटिफ नहीं आया, उसकी गलती है, डिपेंडेंट को जो करना था उसने सारे काम किए हैं और सूट क्या हो गई, डिसमिस हो गई है। सो दिस इज अ डिक्री। तो अब देखिए यहाँ पे बातों को समझिए और हम सुनिए। एडजुडिकेशन में जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर्स इन द डिस्प्यूट, फर्स्ट थिंग
to constitute a decision of a court decree, there must be what? There must be the adjudication. यहाँ पे क्या होना चाहिए? Adjudication होनी चाहिए. There must be the adjudication. तीसरी बात, decision on a matter of administrative nature. अब यहाँ देखिएगा, and simply dismissing the suit for default of appearance of dismiss. That was, ये सब कर दिया आपको. And appeal parties or dismissing an appeal for want of prosecution cannot be termed as decree. आगे देखिएगा, judicial determination जो भी होगा वो कोर्ट करे, एंड यहाँ पे सिंपली कहते हैं ऑर्डर पास्ड बाय हु इज नॉट ए कोर्ट इज नॉट ए डिक्री. तो समटाइम्स अदर पीपल में पास एन ऑर्डर एंड दिस थिंग कैनॉट बी कॉल्ड एज अ कोर्ट डिक्री. अगर कोर्ट ने नहीं पास किया है वो ऑर्डर तो हम उसको क्या कहेंगे? दैट थिंग इज नॉट ए डिक्री, दैट इज ऑल. सही है. चलिए अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे. तो डिक्री के डेफिनेशंस को जब हम पढ़ते हैं तो डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन. तो जब भी हम एडजुडिकेशन बोलते हैं तो देयर इज द पॉइंट कॉल्ड हियर सूट. अब देखो सूट की अगर हम बात करें तो सूट दो तरह की होगी. वन इज द सिविल सूट एंड वन इज द क्रिमिनल सूट. तो क्रिमिनल सूट में जो फैसला आता है क्या हम उसको डिक्री कहेंगे? हम उसको डिक्री नहीं कहेंगे. अब लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ. अब मैं एक सिचुएशन स्पेसिफाई करता हूँ यहाँ पर. I must let you know that on this point. अब देखिए, अगर मैं सूट की बात करता हूँ तो सूट के हमारे दो नेचर हैं, सिविल और दूसरा क्या है? क्रिमिनल है. द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट? सिविल, एंड द सेकेंड थिंग व्हाट कॉल्ड हियर क्रिमिनल. देखो अगर सिविल सूट है तो डिक्री होगी, क्रिमिनल सूट है तो नॉट ए, ये डिक्री नहीं होगी. क्रिमिनल सूट में डिक्री नहीं होगी. ठीक है. सिविल सूट है तो डिक्री होगी, क्रिमिनल सूट में डिक्री नहीं होती है. लेकिन अगर क्रिमिनल सूट मेंटेनेंस का है, मतलब अगर सेक्शन 125 सीआरपीसी का है या सेक्शन 144 बीएनएसएस का है, तो हम कहेंगे इसको क्या? तब हम कहेंगे कि ये इसमें क्या होता है? प्रोसीजर सिविल केस का चलता है. इसमें प्रोसीजर किसका चलेगा? सिविल केस का चलेगा. तो वैसे सर्कमस्टेंस में इसमें जो फैसला आता है इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड हियर डिक्री. दैट इज कॉल्ड हियर डिक्री. मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा. 1 मिनट. अगर मैं यहाँ पे बताऊँ सूट के बारे में, सूट, तो अगर हम इसमें कहें सिविल, क्रिमिनल, सिविल एंड क्रिमिनल. सिविल में कोर्ट एडजुडिकेशन, कोर्ट डिसीजन. ये सिविल में हमेशा कोर्ट का डिसीजन क्या होगा? डिक्री होगी. और क्रिमिनल में जो है दो बातें होंगी. अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी का या अंडर सेक्शन 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, ये होगा डिक्री. अदर्स में नॉट ए डिक्री. अदर्स में डिक्री नहीं होगी. अदर्स का मतलब क्या? जो दूसरे केसेस चलते हैं, जैसे जेल भेज दो, बरी कर दो, इन सब चीज़ों कहते हैं. तो वो सब क्या कहलाएगा? वो सब एक्यूटल ऑर्डर कह सकते हैं, कन्विक्शन ऑर्डर कर सकते हैं, ये हो सकता है बिल्कुल. और क्रिमिनल में हमेशा अगर हम कहते हैं क्रिमिनल 125 है सीआरपीसी में, लेकिन वहाँ पे जो प्रोसीजर चलेगा, जो भी जितने भी प्रोसीजर होंगे, अगर हम 125 का मेंटेनेंस एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हैं तो जो सिविल का प्रोसीजर होता है सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो होता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि क्रिमिनल कोर्ट में हम मेंटेनेंस पिटीशन लगाए हैं 125 सीआरपीसी का, और पिटीशन में गलती लिख दिया कुछ. अब हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमको पिटीशन अमेंड करने की परमिशन दीजिए. तो जज बोलेंगे कि भाई ये तो क्रिमिनल कोर्ट है,
और क्रिमिनल केस की पिटीशन तो कभी अमेंड होती नहीं है, जो फाइल कर दिया वही कर दिया, अमेंडमेंट तो अलाउड नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, नहीं जज साहब है क्रिमिनल कोर्ट, आपकी कोर्ट क्रिमिनल है, लेकिन हमारा पिटीशन 125 का है, और 125 के पिटीशंस में चलता क्या है प्रोसीजर, सीपीसी का प्रोसीजर चलता है, और सीपीसी में जो अमेंडमेंट्स अलाउड है 7/11 का एप्लीकेशन लगती है, उसके बेसिस वो एप्लीकेशन हम यहाँ लगा रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप हमको पिटीशन के अमेंडमेंट अलाउ कीजिए। तो जज भी बोलेंगे यस ये अलाउ हो सकता है, बिकॉज यहाँ जो प्रोसीजर चलता है वो किसका चलता है, सीपीसी का चलता है। तो वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम आस्किंग यू दैट यू नो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान देखिएगा, अगर इंटरव्यू में बहुत बड़े ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछा जाता है, क्या सिविल कोर्ट में जो जज सिविल देखता है क्या उसको कभी कभी क्रिमिनल भी देखने पड़ते हैं, या जो जज क्रिमिनल देखता है क्या उसको सिविल भी देखना पड़ता है? बिल्कुल, क्रिमिनल वाले को सिविल भी देखना पड़ता है। कहाँ पर देखना पड़ता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रिमिनल है तो नॉर्मली 125 का केस लग गया तो उनको क्या देखना पड़ेगा, प्रोसीजर कौन सा जानना पड़ेगा, सिविल वाला, सही है, उनको सिविल वाला प्रोसीजर जानना पड़ेगा। सिविल वाले को क्या क्रिमिनल जानना पड़ता है? अब बताओ, सिविल वाले को क्रिमिनल जानना पड़ता है? एनीथिंग? कब जानना पड़ता है, कब उनको क्रिमिनल की जरूरत पड़ती है, क्रिमिनल लॉ के नॉलेज की जरूरत पड़ती है? वो जज साहब कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही सिविल देखता हूँ, मेरे को क्रिमिनल से मतलब ही नहीं है। क्या आपको अगर सिविल जज बनाया जाए तो क्या आपको क्रिमिनल लॉ भी जान के रखना जरूरी है? आपको सीधे पास की पहली पोस्टिंग आपको सिविल में ही कर दिया, जाओ भाई वो जमीन जायदाद का मामला देखो, तुम वही निपटाओ, बेल वेल से पुलिस वुलिस से दूर रहो। तो क्या तुम्हें क्रिमिनल लॉ जानने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? जैसे तो वो तो क्रिमिनल वाला, हाँ वो क्रिमिनल वाला तो क्रिमिनल में चला जाएगा कि मारपीट, हाँ वो सिविल वाला जो मैटर है वो सिविल में रहेगा, और जो मारपीट किया ना वो उसका पुलिस एफआईआर होगी, वो क्रिमिनल में चला जाएगा, वो अलग चीज चला जाएगा, वो जजेज अलग अलग होगा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि बेचारे सिविल जज, सही है, क्या उनको कभी क्रिमिनल मैटर देखने की जरूरत पड़ेगी? बताइए जरा। Anything sitting on to the online class, can you please answer that? There is a civil judge, may he be required to see the criminal case और नहीं? सोचिए, जरूरत पड़ेगी? हाँ जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन कब पड़ेगी ये बताना पड़ेगा आपको। प्योर सिविल जज हैं, कभी जमीन का मसला देखते हैं, कभी बिजली का मैटर देखते हैं, किसी का पानी बंद हो गया वो देखते हैं, प्योर पड़ती है। अगर उनके कोर्ट में किसी ने एप्लीकेशन झूठा फाइल किया, एप्लीकेशन में झूठ लिखा, तो अपोजिट पार्टी क्या करती है, सेक्शन 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगा देती है कि सर इसको जेल भेजिए, आपके कोर्ट में झूठ बोला है, झूठा पिटीशन लिख के दिया है। तब इन जज साहब को कहाँ चलाना पड़ेगा, अब उनको क्रिमिनल प्रोसीजर देखना पड़ेगा, सही है। सो यू कांट स्पेसिफाई प्योरली दैट you have to see the civil, you have to see the criminal, you can't specify purely, so that's the point called here। तो जजेज को भी ना रोटेट करते रहते हैं, वो जज अभी 3 साल से सिविल देख रहे हैं, अब उनको पोस्टिंग दे दिया कि जाओ अब सेशन कोर्ट में बैठा करो, आप बेल वगैरह देखना, आप वो सब चीज़ देखना। कोई जज बेचारे 2-3 साल से क्रिमिनल के कोर्ट को देख रहे हैं, अब उनको ज़मीन जायदाद वाले केस में भेज दिया, अब वहाँ ज़मीन जायदाद वाला केस देख रहे हैं 2 साल, तो बोला अब आप कहाँ चले जाओ, अब आप फैमिली कोर्ट में चले जाओ। फैमिली कोर्ट में 2-3 साल केस देख लिया, अब फैमिली कोर्ट में भी सब सीख रहे हैं वो कि अब इसमें कैसे कैसे होता है। फैमिली कोर्ट में सारा कुछ सीख लिया, कर लिया 2-3 साल, अब बोलेंगे कि अब तुमको ना, अब हम आपको भेजते हैं DRT में, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाओ, अब आप बैंक से निपटते रहो। तो वो कहाँ चले गए, अब वो DRT में जाके बैठ रहे हैं, DRT में देख रहे हैं। तो that may be the such kind of posting rotation keeps going, that you know
मतलब ऐसा लॉ में कहीं नहीं होता कि किसी को एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट जज बना दिया जाए या एक्सपर्ट वकील बना दिया जाए। लॉ में ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। सही है, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू से दैट। चलिए, एनीहाउ, तो लॉ में कहीं कोई एक्सपर्ट नहीं होता, और कितने बड़े से बड़े वकील हो, कैसा भी कोर्ट हो, लोग उल जुलूल आर्गूमेंट भी देते हैं, ऐसे भी कुछ आर्गूमेंट देते रहते हैं। अभी केजरीवाल के केस में एक बड़ा अजीब सा आर्गूमेंट किया इतने बड़े वकील ने। वो कहते हैं, हाँ परसों था केस, आज फिर डेट है, आज भी डेट। परसों वाले केस में तुषार मेहता थे शायद वकील, वो ओनर, हाँ, वो जज दे रहे हैं उनको इंटरिम बेल कंसीडर कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन है और इलेक्शन के कैंपेन्स के लिए जो है हम बेल दे सकते हैं, इंटरिम बेल दे सकते हैं। तो अपोजिट काउंसिल, इतने बड़े वकील, इतने नॉलेज वाले पर्सन, उनकी क्या आर्गुमेंट होती है, सर वैसे तो फिर किसान को भी बेल देना पड़ेगा, उसका बीज बोने का टाइम हो गया, वो भी फसल लगाएगा, अगर वो जेल में बंद है तो फिर वो भी इंटरिम बेल इस बात के लिए मांगेगा। इस तरह के आर्गुमेंट। अब किसान का तो हर 4 महीने पे जरूरत पड़ती है, इलेक्शन तो 5 साल में एक ही बार आता है ना, तो उसमें तो एक ही बार जरूरत पड़ती है लेकर। एनीहाउ, आज डिसाइड हो जाएगा निकलेंगे या अंदर रहेंगे। अंदर ही रहेंगे, अंदर ही रहेंगे। नहीं, मनीष सिसोदिया का केस और केजरीवाल का केस आपस में बहुत अलग है। मनीष सिसोदिया उस पोस्ट पे थे और पूरे इंचार्ज थे उस काम के लिए, लिकर पॉलिसी को चेंज करने के लिए ही वॉज कंप्लीट इंचार्ज ऑन दैट। तो मनीष सिसोदिया पे नहीं, केजरीवाल पे क्यों लगा? केजरीवाल के पास कोई पोस्ट ही नहीं था, कोई पोर्टफोलियो नहीं था उसके पास, वो सीएम थे नाम के, लेकिन सारे वर्क्स अथॉरिटी जो है अलग अलग लोगों में डिवाइडेड था। वो मनीष सिसोदिया वाज द डिप्टी सीएम और सारा काम क्या करते थे वही देखते थे, और ये क्या करते थे पॉलिटिकली देखते थे। आप केस को समझो कैसे है। मनीष सिसोदिया क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जितने भी होते हैं सीएम से रिलेटेड वो देखते थे, और केजरीवाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इन्वॉल्व नहीं थे, सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। लेकिन केजरीवाल को फंसाया कैसे गया था इसमें ऐसे फंसाया गया कि आपको जो है, आपको पैसे फंडिंग किए गए, आपको आम आदमी पार्टी को फंडिंग हुई, एक्साइज पॉलिसी बदली गई। एलिगेशन ये है कि एक्साइज पॉलिसी बिजनेसमैन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए चेंज की गई, शराब की लिकर की पॉलिसी चेंज की गई बिजनेसमैन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, और इसके बदले में जो पैसे किसको दिए गए हैं, आपको, आम आदमी पार्टी को। कैसे पैसे दिए गए? तो जो गोवा में उन्होंने इलेक्शन लड़ा उसकी फंडिंग कर दी गई, उस बिजनेसमैन ने उसकी फंडिंग कर दी। मतलब पार्टी को हैंड टू हैंड पैसे नहीं दिया, उनके जो खर्चे हो रहे थे वो खर्चे जो है उन्होंने मेंटेन कर लिए, मैनेज कर लिए। क्लियर है यहां तक? अब क्या होता है, अब यहीं से बातें शुरू हो गई। अब क्या होता है कि ईडी का कहना है कि अब चूंकि पैसे आपको दिए गए थे, आपके लिए फंडिंग हुई थी, और केजरीवाल आपके सीईओ हैं, मतलब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसी वजह से आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष होने की वजह से केजरीवाल के ऊपर मुकदमा बन रहा है, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष होने की वजह से।
अब इसमें फंसता है एक सेक्शन 19 पीएमएलए का, सेक्शन नंबर 19 फंसता है पीएमएलए का। और सेक्शन 19 पीएमएलए का क्या कहता है कि पहले एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग होगी, फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी। एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग का मतलब क्या होगा कि पहले जिसके ऊपर केस है उसको पहले जांच करो, उससे कुछ रिकवरी करो, उससे पूछताछ करो, उसकी पूछताछ करो, फिर जाकर के जेल में डालो। तो ईडी को कायदे से क्या करना चाहिए, पहले इस केस में आपको भी पार्टी बनाना चाहिए था, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी से रिकवरी करनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की पूछताछ आम आदमी पार्टी के चेयरमैन के हैसियत से करनी चाहिए थी। ये सब कुछ नहीं किया, पर्सनल लेवल पे केजरीवाल को बुला के पूछताछ किया और उसको अरेस्ट कर लिया। तो आप पे एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग तो हुई ही नहीं, सीधे किस पे हो गई, केजरीवाल के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का यही कहना था, उन्होंने इस पॉइंट को पकड़ा। ट्रायल कोर्ट में इन सारे पॉइंट्स उठाए जा रहे थे, नहीं कोई बोल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में फिर बोला कि चूंकि आपके ऊपर एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स नहीं चली, तो आपके जो चेयरमैन है उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग सीधे कैसे चल सकती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट था। आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया इस केस में। वो कहता था नहीं साहब, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको नहीं बना सकते। तो नहीं बना सकते तो फिर इसको तो अरेस्ट ही नहीं कर सकते। फिर तो अगर टेक्निकली देखें ना तो उसका अरेस्ट जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन इसको डिसाइड करने में बहुत सारे आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी। और फाइनली एक दिन कोर्ट जो है पॉइंट आउट करेगी कि नहीं साहब, ये अरेस्ट जो था ये गैर कानूनी था। ये अरेस्ट सिसोदिया में क्या था, सिसोदिया का कनेक्शन आप की वजह से नहीं था। सिसोदिया जो है वो डायरेक्ट उस पोस्ट को एक्वायर कर रहे थे और उनसे जो पूछताछ हुई ये उनकी एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स थी, फिर उनको अरेस्ट किया गया। केजरीवाल के केस में भी पहले केजरीवाल की जो पूछताछ होनी चाहिए थी आपके चेयरमैन की हैसियत से होनी चाहिए थी। समन किसको जा रहा है, केजरीवाल को जा रहा है, लेकिन समन जाना किसको चाहिए था, आपके चेयरमैन को जाना चाहिए था। ईडी चेयर समन किसको भेज रही है, केजरीवाल को भेजी। तो शुरू से वो यही कह रहा था कि समन गलत है, समन गलत है। वो सही बोल रहा था, समन गलत है। समन आना चाहिए था आपके चेयरमैन को, वो भी केजरीवाल है, नो डाउट दोनों पर्सन एक ही है, बट समन की वैलिडिटी देखनी पड़ेगी हमें। और वो समन किसको भेज रहे हैं, केजरीवाल को पर्सनली भेज रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट जो आप जो हमको समन भेज रहे हैं वो समन क्या है, गैर कानूनी, वो समन गलत है। और अब आप अरेस्ट कर लिए तो आपका जो ये अरेस्ट भी है वो क्या है, गैर कानूनी है। सही है। तो अब चूंकि इसको बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर इसने बेल एप्लीकेशन साथ में लगाई होती तो बेल तो इसको पक्का मिल गया होता इस सिचुएशन में। लेकिन उन्होंने बेवकूफी सबसे बड़ी क्या की है, आज तक बेल एप्लीकेशन ही नहीं लगाया है। वो तो सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पे देख रही है कि हम आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट समझ करके, मैटर समझ करके आपको हम इंटरिम बेल दे देते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पे समझ रही है इस चीज को। लेकिन अगर वो इसको करे तो इंटरिम बेल दे सकते हैं, अदरवाइज अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरिम बेल देती हुई है तो इनका बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि इनकी तो एप्लीकेशन ही नहीं है बेल की। ये अलग बात है कि वो प्रोसीडिंग जब चलेगी एक दिन, तो मैं श्योर हूं, मुझे लग रहा है कि मुझे कोई नेगेटिव आर्गुमेंट नहीं दिख रहा है, सरकार की तरफ से कोई स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है जैसे पीएमएलए में इतना जितना जान रहा हूं, नॉर्मली जो है वो केस जो है वो अरेस्ट जो है वो खत्म है, गैर कानूनी है ना इस पर। तो ये पंगा बनेगा अभी इसके केस में। अभी इसके केस में बहुत बहुत बड़ा पंगा बनने वाला है। आगे जब ट्रायल चलेगी ना, तो ट्रायल में इनके हाल खराब हो जाएंगे कि आगे करे क्या, आपको पार्टी क्यों नहीं बनाया इस केस में, और आपको नहीं बनाया तो फिर केजरीवाल को क्यों टच किया इस केस में, है ना। समझ में आया, नहीं समझ में आया, हाँ पूरा समझ में आ गया। अब यही बात अभिषेक मनु सिंह भी ट्रायल कोर्ट के जज को समझाते रह गए, ट्रायल कोर्ट के जज को नहीं समझ में आया, है ना। ट्रायल कोर्ट के जज को नहीं समझ में आया। उनका बोलना किसी को ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये
मेरे को तो पहले से ये चीज समझ में आया था, शुरू से जब वो समन गलत बताया था मैं सभी समझ रहा था समन गलत है, उस चीज को समन गलत है, इस चीज ये समन, बट वो अपने पॉइंट्स को ना सही तरह से रख ही नहीं पाए थे कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट फिर इस पॉइंट पे गई ही नहीं, हाई कोर्ट में भी सही से नहीं बन पाया, ये पॉइंट आया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया से पकड़ा है और सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे पड़ी हुई है। हाँ चलिए अब हम आगे आते हैं। अब ये सब बता इसलिए देता हूँ कि इंटरव्यू में इन सब चीज़ों की बहुत जरूरत पड़ती है, इंटरव्यू में यही फंसाते हैं। अभी पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, बड़ा अच्छा जजमेंट था, किसी को मार्क्स बड़े अच्छे आए मेंस में बड़े अच्छे मार्क्स आए और इंटरव्यू में कुछ बोल ही नहीं पाया, वो इंटरव्यू में कुछ नहीं बोल पाया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके प्रीलिम्स अच्छे, मेंस तो बहुत बढ़िया मार्क्स था उसका, सबसे अच्छा मार्क्स था मेंस का, प्रीलिम्स इंटरव्यू में कुछ नहीं बोल पाया बेचारा और उससे क्या हुआ, सिलेक्शन ही नहीं हो गया हुआ। इंटरव्यू में जो मिनिमम मार्क्स आने चाहिए थे वो मिनिमम मार्क्स उसको नहीं आया। अब पटना हाई कोर्ट में रिट फाइल हुई इस चीज को लेकर के कि जब हमारे मेंस में इतने अच्छे मार्क्स हैं, इंटरव्यू में मार्क्स मिनिमम नहीं है, तो उसका क्या फर्क पड़ता है, हमारे को सिलेक्शन अलाउ करे हमारा। कोर्ट ने क्या बोला, आपको इंटरव्यू में भी मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया, और उसके बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। और इंटरव्यू में कितना भी पढ़ लो, इंटरव्यू में यही पॉइंट्स पे फंसाते हैं अभी सारे जगह। जो इंटरव्यू होगा ना सब में केजरीवाल यूपीएससी के इंटरव्यू में केजरीवाल, इस केस के बारे में सब जगह ये चीज आ रहा है। इसलिए कहते हैं रोज कोर्ट को जो है ना बढ़िया से ऑब्जर्व करो, जो आज जो चल रहा है ना, खासकर जब हमेशा जब देखते हैं ना, जब सरकार कमजोर होती है ना और सुप्रीम कोर्ट बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, और जब सरकार मजबूत होती है तो सुप्रीम कोर्ट कमजोर हो जाती है। और आज के डेट में सरकार की हालात खराब है और सुप्रीम कोर्ट स्ट्रांग है काफ़ी। कई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हो रहे हैं जो सरकार को चैलेंज कर रहा है, सरकार के खिलाफ हो रहा है ना, काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन पे अभी सुप्रीम कोर्ट। तो अभी का जो डिसीजन जो कोर्ट का आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो होने जाएगा, अभी बहुत इम्पोर्टेंट होगा सारा। सो कोर्ट को ऑब्जर्व करने की जो हैबिट्स हैं वो अभी से डाल के रखो। और नहीं भी डालो, हमारे रील्स रेगुलर देखते रहोगे तो उसमें तो बहुत कुछ आ ही जाता है, मैं कुछ ही चीज मिस करता हूँ, बहुत कुछ कर देता हूँ मैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आगे देखें। चलिए, तो सूट होनी चाहिए, और सूट का हमेशा मीनिंग क्या होगा, सिविल प्रोसीडिंग, और जब भी सिविल प्रोसीडिंग होगी तो प्लेंट के प्रेजेंट करने के साथ होगी। प्लेंट करते हैं जिसको हम प्लेंटिफाई करते हैं, और वो प्रोसीडिंग जो बिना प्लेंट के कमेंस होती है उसको हम कोई सूट नहीं कहेंगे, दैट इज नॉट कॉल्ड। समटाइम्स इट्स पॉसिबल दैट द प्लेंट में कमेंस इवन विदाउट द सूट में कमेंस इवन विदाउट द प्लेंट, तो हम उसको जो है हम नहीं कह सकते हैं। जैसे हम होता है ना, कोर्ट से हम मेंशनिंग करके कोर्ट से ओरली हमने रिक्वेस्ट कर लिया, कोर्ट ने भी सुनवाई कर ली, और लीव टू सू फाइल किया, suit only after that leave is granted and other passed on that was now अदर एक्ट्स में भी कुछ प्रोसीडिंग्स है, हम उसको भी सूट कहेंगे, जैसे गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में होती है, पॉसिबल है। हम इंसॉल्वेंसी कोड में, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी कोड, सक्सेशन एक्ट्स वगैरह में सब जो होता है वो सभी सूट है, सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, सीपीसी के बुक्स दिए थे ना तुम्हें, हाँ, तो
वो भी वही है, इसमें बेयर एक्ट ज़्यादा नहीं होता, इंटरप्रिटेशन ज़्यादा रेलिवेंट होती है जो बुक्स दिए थे। हाँ आगे बढ़िए। राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कॉन्ट्रोवर्सी, लेट्स सी राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कॉन्ट्रोवर्सी। बुक्स तो मैं दूंगा, लेकिन हाँ बेयर एक्ट आप जरूर रखो, एक बेयर एक्ट उसकी जरूर रखा करो, क्योंकि कई बार बुक से हट के मैं सीधा बेयर एक्ट पे भी आ जाता हूँ। अब देखिए क्या होते हैं, अब अगर सूट में पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन कर दिया गया है तो हम कहेंगे कि फिर ये डिक्री है। मीन्स एडजुडिकेशन मस्ट हैव डिटरमाइंड the rights of the parties with regard to all or any of the matter controversy in the suit. I must let you know one more very important and relevant point. मैं थोड़ा आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, आप थोड़ा उस पर ध्यान सुनिएगा। जब भी हम सूट फाइल करते हैं, मान लो कोई प्लेंट फाइल हुई, तो प्लेंट में हम आखिरी में जो हमारा क्लॉज होता है वो क्लॉज होता है प्रेयर क्लॉज, समझ लो प्रेयर क्लॉज होती है। और प्रेयर क्लॉज में हम क्या चाहते हैं, हमारा रिक्वेस्ट क्या है, हम ये सारी बातें बताते हैं प्रेयर क्लॉज में। और हम कोर्ट को कहते हैं कि पॉइंट ए हमको ये दे दीजिए, पॉइंट बी हमको ये भी दे दीजिए, पॉइंट सी हमको ये भी दे दीजिए, सही है। तो कोर्ट के पास क्या चॉइस है, या तो हमको ये तीनों दे दें, या कोई एक दे दें, तो या कोई दो दे दें, या हमारे सूट को क्या करें, डिसमिस कर दें। लेकिन कोर्ट ने इसके बियॉन्ड जाके कुछ और कर दिया, मतलब जो हमको चाहिए थी वो हमको दिया ही नहीं, हमारा वो प्रेयर ही नहीं था और कोर्ट हमको दे दी, तो क्या इसको डिक्री कहेंगे? दैट इज नॉट ए डिक्री, बिकॉज इसमें क्या कहा गया है, एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे ये है जो आप समझिए ध्यान से। द राइट, यहाँ पे एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डिटरमाइंड, द वर्ड इज डिटरमाइंड। क्या डिटरमाइन? द राइट्स ऑफ द पार्टीज। और हमारे राइट्स कहाँ पे हैं? हमारे प्रेयर क्लॉज में है, और हम जज से वो मांग रहे हैं। तो अब जज जो है वो ना देके कुछ दूसरे पॉइंट पे दे दिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सोच के सुनिए। ए है और बी उसकी वाइफ है। इसकी वाइफ के पास ये चाइल्ड है, इनका बच्चा। कस्टडी का सूट फाइल किया कि मुझे बच्चे की कस्टडी चाहिए, ठीक है ना। अब कोर्ट ने क्या किया, दोनों पार्टी की बात सुनी और कस्टडी ग्रांट किया बी के फेवर में कि लेडी के पास वो बच्चा रहेगा, और ए को क्या कर दिया, विजिटेशन राइट दे दिया कि भाई सैटरडे संडे वो बच्चे से मिल सकता है, बच्चे की हॉलीडेज पे बच्चे को ले जा सकता है घुमाने, ये सब चीजें उसने दे दिया कोर्ट ने। ऑब्वियसली जज ऐसे ही करते हैं। अब वाइफ जाके ऊपर के कोर्ट में इस जज के जो ये फैसला इसको चैलेंज कर दी कि वेजिटेशन राइट जो उसको दिया उसको चैलेंज कर दी कि उसको वेजिटेशन राइट तो देना ही नहीं था। क्यों भला? क्योंकि उसके प्रेयर क्लॉज में वेजिटेशन राइट ही नहीं थे, वो मांगा ही नहीं था वेजिटेशन, वो तो कस्टडी मांगा था सिर्फ। और जब वेजिटेशन राइट नहीं मांगा था और फिर भी कोर्ट ने उसको वेजिटेशन राइट दे दिया, तो फिर ये प्रॉपर डिटर्मिनेशन नहीं है, विथ रिगार्ड टू सूट नहीं है। डेफिनेशन क्या कहता है? डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which so far as court expressing it conclusively determines the rights of the parties। और वो राइट्स कहाँ पे है? प्रेयर क्लॉज में। वो प्रेयर क्लॉज में अपने राइट्स को मांगा है। जब वो राइट मांगा ही नहीं वेजिटेशन का, तो कोर्ट ने उसको वेजिटेशन कैसे दे दिया? तो क्या कोर्ट ने जो वेजिटेशन राइट दिया है क्या वो सही है या गलत है? आंसर बिल्कुल गलत है, बिकॉज कोर्ट ने वेजिटेशन राइट नहीं देना था क्योंकि प्रेयर क्लॉज में वेजिटेशन राइट है ही नहीं। सही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर वो यही बात लिख दिया होता नीचे एक और लाइन, और एनी अदर रिलीफ एज द कोर्ट में थिंग्स फिट, मतलब फिर कोर्ट को एक पॉइंट बताने को होता कि देखो ये इंक्लूसिव है, यहाँ पे कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन से कुछ दे, ये बात उसने क्लेम किया है। तो जब भी हम प्लेंट को ड्राफ्ट करते हैं तो प्रेयर क्लॉज को एग्जॉस्टिव करके नहीं छोड़ते हैं,
कि ए और बी 2 पॉइंट दे दिया, हम उसको इंक्लूसिव बना देते हैं। इंक्लूसिव कैसे बना देंगे? और एनी अदर रिलीफ एज द कोर्ट थिंक्स फिट, हम ये वर्ड लिख देते हैं। तो हमारा प्रेयर क्लॉज क्या बन गया? इंक्लूसिव बन गया। सही है? दिस वन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट पे कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन। कमिंग टू सी व्हाट वी गॉट देयर। यहां कहते हैं कि सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ ए क्या? कॉन्क्लूसिव नेचर। दैट्स कॉल्ड व्हाट? कॉन्क्लूसिव नेचर। देखो, अगर हम कहते हैं ना कॉन्क्लूसिव नेचर, कॉन्क्लूसिव नेचर का मतलब होता है कि पूरा का पूरा कॉन्क्लूड कर दे, अब उस पर कोई डाउट नहीं है, मतलब जज पूरी बातों को उस पर लिखे। एंड अब कभी कभी क्या होता है ना, कोई इंटरलॉक्टरी ऑर्डर कुछ होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मली प्लेंटिफ है, प्लेंट फाइल किया, डिफेंडेंट क्या फाइल करेगा? WS रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। डिफेंडेंट क्या फाइल करेगा? रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, करेगा ना? तो प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया, डिफेंडेंट क्या फाइल करेगा? रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि WS फाइल करेगा। अब हमारा डिफेंडेंट क्या करता है कि वो WS फाइल नहीं करता। कोर्ट ने एक डेट देखा, दूसरी अपॉर्चुनिटी दी, फिर भी नहीं फाइल किया, तीसरी अपॉर्चुनिटी दी, फिर भी नहीं फाइल किया। अब फाइनली कोर्ट ने क्या किया? WS फाइल करने की अपॉर्चुनिटी क्लोज कर दी कि जाओ, अब तुम्हारा WS फाइल करने की अपॉर्चुनिटी क्या हो गई? क्लोज हो गई। यानी कि वो WS फाइल ही नहीं करेगा। क्या बताओ, क्या इसको हम डिक्री कहेंगे? हम इसको डिक्री कहेंगे? ये बताओ। ऐसे सुन समझ के देखो, तुम्हें एग्जामिनेशन देना है, तुम्हें एग्जाम देना है, ठीक है? आज तुम्हारा 1 घंटे बाद एग्जाम है और तुम्हारे दोनों हाथ को बांध दिया गया, तो क्या तुम्हें फेल मान ले? नहीं। कैसे दोगे, लिखोगे? ऐसे बांध दिया गया कि खोल भी नहीं पाओगे, पेपर कैसे लिखोगे? ये बताओ। क्यों ना पहले ही फेल बांध ले, डिक्लेयर कर दे फेल। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपका एग्जामिनेशन के ठीक पहले आपके हाथ बांध दिए गए तो क्या आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाए? आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपके अपने हाथ खोल पाओ। बोलिए। नहीं। लिखोगे कैसे? वक्त क्यों बर्बाद करें फिर आप पे? क्या? कौन? अटेम्प्ट ही नहीं दिया तो अब दे भी तो नहीं पाओगे ना, फिर पेपर ही तो नहीं लिख पाओगे। फिर वो तो पहले से ही समझ गए ना कि पेपर ही नहीं लिख पाओगे। दैट्स फाइनल। हाँ, पेपर नहीं लिख पाएंगे, दैट इज द फाइनल थिंग। तो आपके पहले ही हाथ क्लोज कर दिए गए, तो क्यों ना पहले से ही फेल मान लिया जाए?
डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक इसी बात को यहां लगा लो, आपका WS फाइल करने की अपॉर्चुनिटी अगर क्लोज कर दी गई तो क्या केस जीत पाओगे? क्योंकि WS में क्या होता है, जो प्लेंट में जो बातें लिखी हुई है उसी को डिनाई करते हैं, और अगर आप एक एक पॉइंट को डिनाई नहीं करोगे तो एज्यूम्पशन ये होगा कि आप सबको एडमिट कर रहे हो। तो जब आपके ऊपर जो बातें कही गई है आप उसको एडमिट ही कर रहे हो, तो जज फैसला क्यों ना दे हम आपके अगेंस्ट? दैट्स क्वाइट नॉर्मल। इसको कहते हैं एक्स पार्टी प्रोसीड कर जाना। मतलब अगर WS फाइल करने की अपॉर्चुनिटी क्लोज हो गई ना, और अब आप कोर्ट में आ रहे हो, आप WS नहीं फाइल कर पा रहे हो, तो वैसे सर्कमस्टेंस में आपके केस हारने के चांस बहुत प्रबल हो गए। और कोर्ट में जो WS फाइल करने की जो अपॉर्चुनिटी क्लोज की है, क्या इसको डिक्री कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये बताओ, बस यही चीज क्वेश्चन है। क्या इसको डिक्री कहेंगे? WS फाइल करने की अपॉर्चुनिटी कोर्ट ने क्या कर दी? क्लोज कर दी। क्योंकि WS पे सब कुछ डिपेंडेंट होता है। अगर हमने किसी केस में रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल किया, बीइंग डिफेंडेंट, अगर हम केस में रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किए, केस हम वही हार गए। सही है, क्योंकि आगे हमारी बात ही नहीं सुनी जाएगी। वो सुनेंगे भी आर्गुमेंट में तो हमारा एविडेंस नहीं देखेंगे, हम रिटन स्टेटमेंट ही नहीं, हमने कुछ डिनाई ही नहीं किया है, सब कुछ निगेटिव ही जाएगा हमारे। तो क्यों ना पहले से ही हम मान ले कि हार गए, अब तो गए। दैट्स द इंटरलॉक्टरी ऑर्डर कि आप WS नहीं फाइल कर सकते हो। क्या WS फाइल नहीं करने का ऑर्डर जो हमें को केस हरा रहा है एक तरीके से, क्या हम उसको डिक्री कह सकते हैं? दैट्स कॉल्ड कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन। अभी ये कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं है। हमारे को डिटर्मिनेशन जो होगी वो क्या होगी? वो कहता है कि डिटर्मिनेशन मस्ट बी फाइनल, must be what? Final and conclusive as regards the court which passes it. Final होना चाहिए। 10. Interlocutory order which does not, interlocutory order, that was, which does not decide the right of the parties finally, not a decree. Interlocutory order यानी कि WS फाइल करने की अपॉर्चुनिटी जो क्लोज किए गए हैं, हम उसको डिक्री नहीं कहेंगे। दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज द डिक्री, दिस द पॉइंट कॉल्ड हियर। तो एक बात और बता देता हूँ, WS फाइल करने की अपॉर्चुनिटी क्लोज की गई है तो आप कोर्ट में एक और एप्लीकेशन लगा दो। कौन सा एप्लीकेशन लगाओगे? कहोगे कोर्ट को, जज साहब WS फाइल करने की अपॉर्चुनिटी ओपन कर दीजिए, एक बार फिर दे दीजिए। कौन सा एप्लीकेशन लगेगा? कौन सेक्शन में? सेक्शन 151 CPC का। कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है, और कोर्ट देखेगी कि रिक्वेस्ट सही है, पर्सन जेन्युइन है, तो अपॉर्चुनिटी फिर से क्या कर देगी? ओपन कर देगी। अब फाइल कर लो। और अगर अभी भी नहीं फाइल करने दिया ना तो बड़ी दिक्कत है। तब अगर मान लो 151 का एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया तो हाई कोर्ट में अपील कर दो कि हमें WS फाइल करने दो, अदरवाइज हम ऐसे ही केस हार रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दो, फिर भी बात नहीं बनी, तब तो अब केस गया ही हाथ से। लेकिन एक रास्ता है, 151 में एक और 151 के एप्लीकेशन लगा दो जिसमें अपनी सारी बातें लिख के छोड़ दो जो WS पे कहना चाहते हो। सही है ना? वो करके छोड़ दो। उससे भी बात नहीं समझ में हो रहा है तो रिटन स्टेटमेंट कोर्ट को दे दो, उसमें WS में जो कहना चाहते थे वो सारी बातें लिख दो। ये सब केस को वेंटिलेटर पे रखना होता है, वो मरा हुआ केस है, उसको जिंदा रखने के लिए वो सब होता है। अदरवाइज WS की अपॉर्चुनिटी क्लोज हो जाती तो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लोज भी अपनी गलती से हुई है, क्योंकि वो पार्टी ही कोर्ट में अपीयर नहीं होती थी।
चलिए ठीक है तक। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो डिफेंस को मना करना ये सब डिक्री नहीं कहलाएगा। रेंट कंट्रोल एक्ट दैट को, इस सब एक की बात है। पार्टीज के राइट को कंक्लूसिव डिटरमाइन करे, चाहे सूट डिस्पोज्ड ऑफ ना हो रही हो, कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टीज के राइट्स कंक्लूसिव डिटरमाइन हो जाए। नाउ सूट को डिसमिस करना सारे अपील्स वगैरह को देखने के बाद डिक्री कहलाएगी। And whenever we are finding out that decision the final conclusive, we can say that this thing is क्या, इसको हम क्या करेंगे, ये क्या है, डिक्री है, that is called डिक्री। चलिए next point which we got that, you know, next point, formal expression। formal expressions here, now there must be formal expression। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन जो होगी हमेशा मस्ट बी डेलिबरेट और मस्ट बी गिवन इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द लॉ। जैसे होता है ना, कोर्ट ऑर्डर का डेट स्पेसिफाई करके कर दी कि हाँ इस डेट पे ऑर्डर है, दिस वन, एंड कोर्ट इज प्रोनाउंसिंग द ऑर्डर, दैट इज द डिक्री। अगर पार्टी के राइट्स को कॉन्क्लूसिव डिटरमाइन कर दी, लेकिन ऐसे ही कोर्ट अपनी बातों बातों में कुछ बातें कह दी कि हाँ भाई ऐसे करो, देन दिस थिंग इज नॉट ए डिक्री। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिक्री नहीं कहते हैं। सिविल एंड रेवेन्यू कोड, सिविल एंड रेवेन्यू कोड, तो सिविल कोर्ट का डिसीजन हो या रेवेन्यू कोर्ट का डिसीजन हो, रेवेन्यू कोर्ट जैसे कहते हैं कॉमर्शियल कोर्ट को, जैसे कॉमर्शियल कोर्ट हो गई, डीआरटी हो गई, ये सब रेवेन्यू कोर्ट हो गई, जिसमें पैसे से रिलेटेड डिक्रीज वगैरह दिए जाते हैं। इनकम टैक्स की ट्रिब्यूनल हो गई, तो इनका दिया हुआ होना चाहिए। अब देखो कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दे दिया है, आप बढ़िया से याद रखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बड़े रहते हैं इसके ऊपर। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, विच आर डिक्री, dismissal of appeal as time barred, so that's a decree। और dismissal of suit or appeal for want of evidence or proof, ये सब डिक्री है। Granting, refusing to grant dictatorial installments, सेक्शन 92 में स्कीम की मॉडिफिकेशन, अपील नॉट मेंटेनेबल, the order of abatement of suit, rejection of claim for non payment of court fees। सूट की रिजेक्शन होती है, रिजेक्शन पहले बोला था डिक्री होती है। जैसे कि कोर्ट फीस है, अब डिफिसिट कोर्ट फीस लगाया है,
तो कोर्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी कि आप कोर्ट फीस कम है, आप कोर्ट फीस लगाओ, बट एडवोकेट कह रहे हैं कि नो सर, देयर इज एन अप्रोप्रिएट कोर्ट फीस, यू डिसाइड द थिंग्स ऑन द मेरिट। अब एडवोकेट भी अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं, अपनी बता रहे हैं कि कोर्ट फीस हमारा अप्रोप्रिएट है, लेकिन जज कह रहे हैं नहीं, कोर्ट फीस अप्रोप्रिएट नहीं है। तो फिर एडवोकेट कह रहे हैं कि सर आप ऐसा है तो आप मेरिट पे डिसाइड कर दीजिए, कोर्ट फीस लिख दीजिए अप्रोप्रिएट नहीं है। जज ने भी बोला ओके, हम ऐसे ही कर देते हैं। जज ने भी ऑर्डर पास कर दिया कि कोर्ट फीस इज नॉट एप्रोप्रिएट, दैट्स व्हाई द सूट इज रिजेक्टेड एज डिसमिस्ड, सूट इज डिसमिस्ड एज रिजेक्टेड, ऐसे लिख दिया कोर्ट ने। कैन बी सेड इट्स अ डिक्री? आंसर कॉल्ड यस, इट्स ए व्हाट? इट्स ए डिक्री। दिस वन क्या डिक्री नहीं है? Order 20, order granting interim relief, remand, appointment of commissioner, dismissal, यह कुछ एग्जाम्पल्स हैं अकॉर्डिंगली। अब डिग्री के तीन पार्ट्स, तीन अलग अलग तरह की डिग्री समझ लीजिए। Now the three different kinds of decree we got, that the first is that preliminary decree, final decree, partly preliminary, partly final, partially preliminary, partly final. These three kind of decree we got there, and let us try to understand what's the all these three kinds of decree. So decree may be of three kinds. The first, let us see, preliminary decree, final decree and partly preliminary decree का मतलब होता है कि जब ये डिक्री मिलेगा तो सूट खत्म नहीं हुई, अभी अगली डेट है सूट की, अगली आगे केस चलेगी अभी। Although you enjoy, something has gone in your favor, but suit is not end, it will run further. फॉर एग्जाम्पल आपको बताया था पहले, कुछ बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस के केस में इंटरिम मेंटेनेंस मिल गया, वाइफ को मिल गया इंटरिम मेंटेनेंस, बट अब कब तक के लिए ये डिक्री है, ये कब तक के लिए ऑर्डर हुआ है? जब तक ट्रायल चलेगी। ट्रायल कंक्लूजन्स पे हो सकता है कि उनका मेंटेनेंस एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, डिसमिस हो जाए, हो सकता है मेंटेनेंस एप्लीकेशन आगे कंटिन्यू हो, डिसमिस हो जाए या फिर कंटिन्यू हो। दीज आर द पॉइंट्स वी गॉट देयर। तो हमारा क्या होता है ना कि दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन, दैट इज अ पॉइंट कॉल्ड हियर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर हम कहते हैं डिक्री प्रिलिमिनरी है तो इसका मतलब फर्दर प्रोसीडिंग क्या है, चलेगी अभी। लेकिन अगर फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी, केस वहीं खत्म है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिक्री, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिक्री। दिस वन द पॉइंट, सही है, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिक्री। और एक चीज होता है पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल। इसमें क्या होता है कि कोर्ट आपको दे दी डिक्री, लेकिन साथ में इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी कि इसकी इंक्वायरी भी करो। अभी हम आपको ये दे देते हैं, बट फर्दर इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है। जैसे फॉर एग्जांपल सूट फॉर पोजीशन ऑफ लैंड का था, अब आपको मीन प्रॉफिट तो अलाउ कर दिया, बाकी चीजों के लिए इंक्वायरी कर रही है आगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल। दिस थ्री काइंड ऑफ डिग्री वी गॉट देयर, प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री। तभी देखता हूँ नोट्स निकाल के मैं देता हूँ सबको।
पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल। इट्स पार्शियली प्रिलिमिनरी। Rejection of plaint. Can be said that the rejection of plaint is a decree? This one. Order rejecting a plaint does not preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint on the same cause of action. This one. और हम कहते सेक्शन 2 क्लॉज 2 आपने देखा था, स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया प्लेंट अगर रिजेक्ट होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड डिक्री। प्लेंट अगर रिजेक्ट होती है तो हम उसको डिक्री कहते हैं। रिटर्निंग द प्लेंट मेमोरेंडम ऑफ अपील, इसको डिक्री नहीं कहा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। रेस्टिट्यूशन बताया था सेक्शन 144 ऑफ द सीपीसी डेफिनेशन में ही पहला पॉइंट था, और था डिटर्मिनेशन ऑफ कोई भी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 के लिए इसको इंक्लूड किया है डिक्री में, दैट इज इंक्लूडेड इनटू द डिक्री। अपीलेबल ऑर्डर, अब ये सब डेफिनेशन के ही पॉइंट्स हैं, और सिंपली कहा कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिस पे अपील लाई कर रही है तो वो डिक्री नहीं कहलाएगी। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिस पे अपील लाई कर रही है वो डिक्री नहीं कहलाएगी। क्या हर एक ऑर्डर पे अपील लाई करती है? वही ऑर्डर पे अपील लाई करती है जो सेक्शन 43 रूल 43 में स्पेसिफाइड है। जिस ऑर्डर पे अपील लाई नहीं करे वो क्या कहलाएगी, वो डिक्री कहलाएगी, और जिस पे अपील लाई करती है वो डिक्री नहीं कहलाएगी। अपीलेबल ऑर्डर, डिफॉल्ट के वजह से डिसमिस हो रही है उसको हम डिक्री नहीं कहेंगे।
अब देखिए क्रॉस डिक्री, अब देखो इसमें क्या होता है, ए है प्लस बी है, इन दोनों ने एक दूसरे पे सूट फाइल किया, एक सूट फाइल किया और एक और सूट फाइल किया, दो सूट फाइल हुए, सूट 2। और रिजल्ट देखिएगा, सूट 1 में ए जो है डिक्री होल्डर है फॉर ₹5,000 और सूट 2 जो है वो बी जीत गया, बी डिक्री होल्डर है फॉर ₹4,000। दोनों के बीच दो अलग अलग सूट चल रहे हैं, एक में कौन जीता ए, एक में कौन जीता बी। तो ये दोनों डिक्री जो आपस में अलग अलग लोगों के लिए आई है, इसको कहते हैं क्रॉस डिक्री। एक डिक्री में ए डिक्री होल्डर है तो बी क्या है, जजमेंट डेटर है, जिसके खिलाफ डिक्री होती है उसको कहते हैं जजमेंट डेटर। दूसरे सूट में बी डिक्री होल्डर है तो ए क्या है, जजमेंट डेटर है, तो इसको हम क्या कहें, क्रॉस डिक्री। अब क्रॉस डिक्री का नतीजा क्या होगा, सेट ऑफ हो जाएगा, सेट ऑफ अलाउड होगी। सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब, सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ मींस वेरी सिंपल, आपस में वो पैसे 4,000 को सेट ऑफ कर देंगे, मतलब कि बी ए को 1,000 रुपए ही देगा, 1,000 ही पे करेगा, 4,000 क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया। ये आगे टॉपिक पढ़ोगे सेट ऑफ। ये लिखा है, एग्जाम्पल भी इसमें दे दिया है। क्रॉस डिक्री मस्ट बी फॉर द पेमेंट ऑफ 2 सम्स, सेपरेट सूट्स में ऑब्टेन्ड हुए हों, एग्जीक्यूटेबल हो एट द सेम टाइम